अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद से अगर कोई जमात सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो मुख्तलिफ सूबों में जमातों से मुलाकातें कर रही है, मेल मिलाप बढ़ रहे हैं, गुफ्तशुनीद बढ़ रही है ताकि इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाया जा सके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हद तक तो यह ऐलान लाहौर में ही कर दिया गया था और आज इस दिन में हमने देखा कि दूसरी बैठक भी हुई। और इसी तरह बलूचिस्तान में रवां हफ्ते यानी अब जो हफ्ते का आगाज़ होगा उसमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब 2 दिन के लिए बलूचिस्तान का रुख करेंगे, जबकि इससे कबल हमने देखा कि अयाज सादिक साहब ऑलरेडी मिलकर आ चुके हैं। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस एक्टिव पॉलिटिक्स में आगे है तो दूसरी जमातें इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की सिलेक्शन के इल्जामात आयद कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस हद तक जा चुकी है कि उनके सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ये कह चुके हैं कि अगर इस मरतबा भी सिलेक्शन हुआ तो मुल्क का नुकसान होगा। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर अब सिलेक्ट होने के, लाडले होने के जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं वो इनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मेरे मोहतरम मेहमान खुर्रम साहब जो साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बातें हम नहीं कर रहे बल्कि अब आपकी वो जमातें जो इत्तेहाद में थी वो कर रही हैं। वो कहती हैं बड़ी सहूलतकारी हो रही है, नए लाडले बनकर उभरे हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि आप लोग तो पहले भी फेस कर चुके हैं और अब हमने देखा है कि जो लाडला होता है उसके साथ फिर बाद में काफी उसको भुगतना भी पड़ता है। जी, तो इसलिए जो तमाम शकूक व शुबहात हैं वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को दूर हो जाएंगे। अव्वल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो तमाम जमातें जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी चाहती हैं, उन सब की पहली ड्यूटी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, उसकी निगरानी भी करें कि इलेक्शन हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हो। दूसरा ये कि ये शायद उनको एक चूंकि इंतखाबी मौसम है और एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है, वरना तो ये अगर आप गौर करें कि पीटीआई के टूटने से जो बेनिफिशियरी है वो मुस्लिम लीग नून तो नहीं है, वो तो एक और जमात है जो बन चुकी है। तो लिहाजा जो लोग भी पीटीआई छोड़ रहे हैं वो जाकर एक दूसरी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कैसे बेनिफिशियरी नहीं है खुर्रम दस्तगीर साहब? क्यों? पीटीआई का एक पूरा वोट बैंक है और पंजाब में अगर कोई मुकाबला कांटेदार होना था तो वो आप में और तहरीक इंसाफ में होना था। अब जब उस जमात की वो शक्ल ही नहीं बची तो बेनिफिशियरी तो आप हुए ना जी। लेकिन आप को जरूर अपने नाजरीन को याद कराना चाहिए कि उस जमात की जो शक्ल थी जिसका आपने जिक्र किया है वो मसनूई तौर पर कायम की गई थी। वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून से, अगर मैं याद करा दूं नाजरीन को, एक बाकायदा जनूबी पंजाब का ग्रुप काटा गया था मुस्लिम लीग नून में से और उसके जरिए जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया था। उनको भी जो है वो दूसरी तरीकों से, मसलन पंजाब में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी और मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी और हुकूमत बनाने का हक उसको मिलना चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती तमाम आजाद जो कामयाब हुए थे उनको जबरदस्ती जो है उनको शामिल कराया गया। तो लिहाजा जिस पीटीआई की शक्ल की आप बात करती हैं वो एक मसनूई तौर पर जोड़ा गया था, एक तरीकेकार, एक बुत तराशा गया था और जैसे ही पहला दबाव आया और एक टेंशन आई तो वो बुत पाश हो गया। इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ में लोगों को डाला गया था, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट आप इससे तो जाहिर है एज अ सियासी वर्कर आप भी समझते हैं कि उसके बाद से अब जो हालात हुए उसमें लेट्स फॉरगेट अबाउट द जमात, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स हैं उनकी बेस बताई जाती है बहुत बढ़ गई, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने ज्यादा तहरीक इंसाफ का रुख किया है। नहीं, देखिए ये तो एक सीरीज ऑफ सर्वे है जिसकी सेहत पर मैं और आप बहस कर सकते हैं। इसका असल जो नतीजा है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ही निकलेगा, क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से जो भी स्ट्रेंथ की बात होती है या इलेक्टोरल बात होती है, अगर ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पे आपने अंदाज़ा लगाना है
तो हुकूमत से पहले हम भी 24 ज़मीनी इंतखाबात जीते थे, उसका मतलब है कि हम सबसे स्ट्रांग थे और हमें होना चाहिए था। सही। लिहाजा अब जो इलेक्शन के अंदर जो हालात हम सब ने फेस किए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम वोट डालेंगे, तो ये फैसला हो जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। और 2018 में मैं ये भी याद करा दूं कि सख्त तरीन धांधली और सख्ती का सामना, अपने लीडर की जेल का सामना करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 1,28,00,000 वोट पोल किए थे पूरे मुल्क में। लिहाजा हमारी स्ट्रेंथ उस वक्त भी मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। चलें, आपके इस बयान से कम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को थोड़ी तकवीत मिली होगी कि सख्त तरीन जबर के बाद और लीडर अगर असीर हो तब भी जो है वो वोट पड़ते हैं। नहीं, यहाँ मैं ये भी बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सख्त तरीन जबर तहरीक इंसाफ ने अपने आप पर 9 मई को किया, जब वो रियासत पर आग लेकर, तशद्दुद लेकर, शहीदों की बेहरमती लेकर हमलावर हुए। तो सबसे ज्यादा जबर उन्होंने खुद अपने आप पर किया। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, हम मजम्मत करते हैं, इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है तहरीक इंसाफ के, देखिए जिन्होंने जो कुछ किया सब कहते हैं फेयर ट्रायल उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो खवातीन जो असीर हैं, जिन्हें जमानतें मिल जाती हैं, उन्हें दूसरे केस में बुक कर लेते हैं। चौधरी परवेज इलाही जिनके लिए कहा जाता है उनका नाम गिनीज बुक में आएगा। ये सब कुछ हो रहा है, आप नहीं समझते कि जब भी इलेक्शंस हैं, मतलब जब का मतलब 8 फरवरी, उसके बाद इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे सवालात उठेंगे कि जबरी तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर रखा गया। जब सियासी तौर पे सवाल उठाना होता है तो आपको याद होगा, असल में तारीख इतनी तल्ख है, बार बार उसका हमें हवाला देना पड़ता है। 2013 के ऊपर तहरीक इंसाफ ने बहुत इल्जाम लगाए कि ये इंतखाब ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में 2013 का जो इलेक्शन है वो वाहिद ऐसा इंतखाब है जिसका एक जुडिशल टेस्ट हुआ, जिसको अदालत में बाकायदा जांचा गया। तहरीक इंसाफ, उनके पास जितने भी, आपको याद है, ट्रक ट्रक भर भर के सबूत कागज लाया करते थे कि जी यहाँ बैलेट पेपर प्रिंट हुए, वहां ये हुआ, उसने बेसमेंट में ये कर दिया, वहां उर्दू बाजार में ये हो गया। लेकिन जब वो तमाम चीजें अदालत के सामने पेश की गई तो वो रद्दी साबित हुआ और अदालत ने कहा कि कोई सिस्टमेटिक रिगिंग नहीं हुई। तो लिहाजा अगर 2013 के ऊपर भी अवाम के ज़हन में सवाल पैदा किए गए जबरदस्ती मीडिया के जरिए और बार बार एक गर्दान के जरिए, तो लिहाजा कोई गारंटी नहीं है कि जी 2024 के इंतखाबात पर कोई इतराज नहीं करेगा। लेकिन ये हम सब वो जमातें हैं जिन्होंने ये सब जख्म सहे हुए हैं और हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह और सीधा है कि जिस पार्टी को पाकिस्तान के अवाम वोट डालेंगे इंशाल्लाह वही हुकूमत बनाएगी। अच्छा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये बताएगा कि ये जो शिकायत लेकर सामने आ रही है तहरीक इंसाफ भी, पीपल्स पार्टी भी, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ज्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ की और उसके बाद पीपल्स पार्टी की, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? क्योंकि आप लोग भी माजी में करते थे ये शिकायतें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की। नहीं जी, हमारी तो शिकायत किसी ने सुनी नहीं। इस सदी के 4 इंतखाबात में से 3 में नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर रखा गया। हमने तो बड़ा कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2002 में भी नहीं था लेवल प्लेइंग फील्ड, 2008 में भी उनको जबरदस्ती बाहर रखा हुआ था, 2018 में भी उनको जेल में डाला हुआ था। तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी नहीं हुआ। और अगर जो शिकायत है तो पाकिस्तान की अदालतें मौजूद है, एक निगरान हुकूमत मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ये जो अनसब्सटेंशिएटेड, बिला बुनियाद ये कोड वर्ड इस्तेमाल करना लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो जिनसे शिकायत है उनसे बराह रास्त बात करें, हमारा अब इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सारे मामले आप अनसब्सटेंशिएटेड कह रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज कराची में भी एक कन्वेंशन होना था तहरीक इंसाफ का, वो फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जो है अपनी जारी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि उनको इजाज़त नहीं दी गई। और यही हाल हमने लाहौर में देखा, फिर यही हाल हमें मानसेरा में नजर आया। तो कुछ तो शिकायत उनकी वजह है कि उनको तो कॉर्नर मीटिंग्स की भी इजाजत नहीं है, उनके ऊपर तो हालात इतने इस वक्त खराब हैं। वो जो भी उनका तरीकेकार है, और उन्हें मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून ना वफाक में हुकूमत में है ना किसी सूबे में हुकूमत में है, कि उन्हें ये इजाजत मिलनी चाहिए। वो एक अभी भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पाकिस्तान के शहरी अगर किसी जगह पुरअमन तौर पर इकट्ठे होकर अपनी बात करना चाहते हैं तो उनका हक है। लेकिन 9 मई को तहरीक इंसाफ ने अपने इस हक पर खुद बहुत बड़ी ज़रब लगाई है। एक ऐसी जमात जिसके रिकॉर्ड पे हो
कि वो तशद्दुद के जरिए आग लगाकर रेडियो पाकिस्तान को आग लगा देते हैं, सवात मोटरवे के टोल प्लाजा को, दीर में स्कूल को आग लगा देते हैं। भूल जाता है, मैं नहीं रह सकती कि इतनी दरिंदगी थी कि पेशावर में 150 जानवर जला दिए इन्होंने। तो अगर इस तरह के लोग, अगर इस जमात का हालिया रिकॉर्ड तो यही है, तो लिहाजा जब तक इनकी लीडरशिप की तरफ से एक बाकायदा तौर पे कोशिश नहीं की जाती पाकिस्तान के अवाम को ये बताने की कि जी अब हम ये तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम ऐसे ऐसे मामलात, हम शहीदों की यादगारों को बेहरमती नहीं करेंगे, तभी इस पर आगे मामला चल सकता है। फिलहाल तो लास्ट रिकॉर्ड इनका 9 मई का है, और उसके बाद भी अगर आपको मालूम हो तो बहुत दिनों तक उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसने उस पर किसी किस्म की कोई माजरत या किसी भी दुख का इजहार नहीं किया। बस वो कहते हैं हम तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, और उनके चेयरमैन तो ये कहते हैं कि वो तो जेल में थे ना, उन्हें क्या मालूम कि क्या हो रहा था। बहरहाल लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड विद पीएमएलएन नाउ, क्योंकि आज भी कराची के अंदर मीटिंग, उसके बाद के भी जो बात की गई कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि अगर नून लीग आ जाती है बरसरे इक़्तिदार तो किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे। एक लोगों का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून को चलें, जहां फुटप्रिंट नहीं है वहां तो ज़रूरत पड़ सकती है इंतखाबी जो इत्तेहाद होते हैं और होते हैं इलेक्शंस के अंदर। व्हाट अबाउट पंजाब? पंजाब में आप क्या इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे IPP के साथ, PMLQ के साथ? जी अभी तो ये सब कबल अज़ वक्त है। PMLQ के साथ ज़ाहिर है एक वर्किंग रिलेशनशिप अप्रैल 2022 के बाद से कायम हुआ है, और उनके जो रुकन थे वो हमारे वज़रा भी रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन IPP या किसी और जमात से तो भी बात करना, ये कहना कि कोई इत्तेहाद होगा, वो काबिल अज़ वक्त है। देखिए एक जमहूरी मुकाबला है, हम सब ने एक सफ बंदी करके अवाम के सामने जाना है, तो उसी की तैयारी हो रही है कि अगर हम आज कराची गए हैं तो उसका एक मकसद ये भी है कि कराची शहर के जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करना मकसूद है, कि उसकी जो तरक्की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसका जो पानी का मामला है, उसके अंदर जो उनकी जो बल्दियाती गवर्नमेंट का इशू है उसकी एम्पावरमेंट है, और भी जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं वो हल करना मकसूद है। इस तरह बलूचिस्तान में हम आमतौर पे तो महसूस नहीं होता, लेकिन एक शोरिश जारी है। हमारे जो फौजी हैं वो मुस्तकिल तौर पर अब बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, तो लिहाजा इन सब चीजों का मकसद यही है कि एक ऐसी हुकूमत बनाने की हम पहले से कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी साफ बंदी कर रहे हैं कि भाई हम अगर पाकिस्तान की आवाम ने हमें ये मौका दिया और अल्लाह ताला ने करम किया, तो ये जो इश्यूज हैं ये हमारे सामने फ्रंट पर होंगे। कराची की तरक्की, बलूचिस्तान का अमन, और पाकिस्तान में ओवरऑल एक मुआशी इस्तेहकाम। अच्छा, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के साथ होगा जो कुछ भी होगा? जी उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के जाती रिलेशनशिप्स भी हैं। हमारा वाहिद एक ताल्लुक भी रहा है, हुकूमत में भी ताल्लुक रहा है, अपोजिशन में भी रहा है, तो लिहाजा वहाँ तो एक ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद है गुफ्तगू की। और मुझे यकीन है आने वाले दिनों में जैसे ही ये बलूचिस्तान का दौरा हो जाता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी कुछ तवज्जो दी जाएगी। इन सब चीज़ों से एक चीज़ वाज़े हो रही है, आई मीन अगर आप ऐसे देखें कि ऐसा लगता है कि एक कोई मखलूत सा सेटअप हमें नज़र आएगा इंतखाबात 2024 के बाद। अब वो चाहे PMLN बना रही हो मेन, या जो दूसरी जमात जीते, हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन एक सादा अक्सरियत या जिसे कहते हैं 2/3 अक्सरियत वाली जमात अब कोई है नहीं इस वक्त। जी ये भी एक हकीकत है, एक तज्जिया है कि जो हालात बने हैं और उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो उस तोड़ फोड़ का है जो 2014 से शुरू की गई, जब एक धरना लॉन्च किया गया हमारे ऊपर। अगर तो हमारी सियासत जो है जिसे कहते हैं नॉर्मल पॉलिटिक्स होती और मुख्तलिफ जमातें अपने अपने वेट के मुताबिक जो हैं वो बात कर रही होती, तो शायद वक्त के साथ साथ हम वफाकियत की तरफ जा रहे होते और 2 पार्टी सिस्टम की तरफ एक दफा फिर चल रहे होते। यहाँ अब जब बीच में एक तोड़ मरोड़ होती है, एक मसनूई तौर पर एक पार्टी को आगे लाया जाता है। देखिए ये एक सवाल रहेगा कि क्या हुआ 2013 और 18 के दरमियान कि वो जमात जिसकी 2013 में गिन के कुल 32 नशिस्तें थी वो फिर 150 नशिस्तों पर गए, वो मसनूई तरीके से गए, जबरदस्ती गए। तो लिहाजा अगर वो एक नॉर्मल इवोल्यूशन होता तो शायद वो तरक्की भी करते या वो नीचे जाते, जो भी था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत में मुक्तदरा का इस तरह की एक इंटरवेंशन हुई है
जिसने पाकिस्तान की सियासत का जो नॉर्मल बहाव है उसको रोका है। तो अब अगर बहाव इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन के बाद दोबारा बहाल होगा तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जमातें जो है वो अपने अपना काम करेंगे, और वक्त के साथ अगर ये बहाव जारी रहा अनइंटरप्टेड तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर एक वाज़े तौर पे दो पार्टी सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। जो कि मैं याद करा दूं कि जब 1990 की दिहाई में, जब 90-93 और के इंतखाबात हुए, 88-90-93 के, तो फिर 97 हमने देखा है कि एक वाज़े टू पार्टी सिस्टम जो है वो हमारे सामने आ गया। तो ये वक्त के साथ साथ जो सियासत की रिफाइनमेंट है वो तभी होती है कि अगर ये सियासत जमहूरी बहाव जो है वो अनइंटरप्टेड चलता है। तो यही तवक्को है कि 2024 में ये दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन टू पार्टी सिस्टम से आगे भी तो जाना चाहिए ना। व्हाई जस्ट स्टिक टू टू पार्टी सिस्टम? नहीं जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम दो पार्टी से जो निजाम है वो कोई बहुत अच्छा है या लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ पार्टियों की सफबंदी है वो दुरुस्त होती जाएगी और एक वाज़े रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। उसमें अगर बाज जमातें एक सूबे के हद तक महदूद हैं और वहां वो डिलीवर कर रही हैं तो जरूर करें, लेकिन ये सारा इशू ये है कि नेशनल पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं कि अगर करनी है तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि ये जो चारों सूबों में जमातें मौजूद हों और चारों सूबों की बात ताकि ऐवान में बराबर तौर पर सुनी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे सीनियर तज्ज़िया नगार हमारे साथ होंगे। ये जो पूरी इस वक्त सिचुएशन है सियासी मंजरनामे पर, इस पर बात करते हैं उनसे। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामा बड़ा दिलचस्प हो रहा है। अगर कोई जमात इस वक्त इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इंतखाबात से पहले ही आपने देखा कि छोटे सूबों का रुख किया जा रहा है और इलेक्शन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ तो बाकायदा एक ऐलान कर ही दिया। आज जो मुलाकात हुई वो भी फ्यूचरिस्टिक बताई गई कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा, किन उमूर पर काम किया जाएगा, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात, PFC अवार्ड की बातें, और जो इस मीटिंग से कबल भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यह फरमाया था कि कराची एक खंडर का मंजर पेश करता है और दिहाई से वो कहते हैं कि इस शहर में काम नहीं किया गया। बहरहाल आज इसी पर ज़रा तज्ज़िया कर लेते हैं और जो दीगर जमातें इस वक्त मंजरनामे पर हैं भी और नहीं भी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी नासिर बेग चुग़ताई साहब और मंसूर अली ख़ान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। NBC, आप बताइएगा, फुटप्रिंट जाहिर है कि बलूचिस्तान और सिंध में नून लीग का इस हद तक नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिशों में है। लेकिन पंजाब की हद तक क्या आप ये समझते हैं कि नून लीग पुरएतमाद है कि वहाँ पर उसे किसी किस्म का कोई जमात चैलेंज कर ही नहीं सकती और सारा वोट बैंक इंटैक्ट भी है और आराम से वो एक अक्सरियत हासिल करेगी पंजाब में? देखिए, अगर वो पुरएतमाद अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे तो अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे वो। तो उनको तो जाहिर है जो भी पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, JUI हो, इवन PTI भी मैटर करती है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। वो भी है JUP हो, उलमा इस्लाम वाले, उसमें पाकिस्तान वाले, MQM तो आपको पता है नारे लगाने में कितनी माहिर है। तो ये सब जो दावे करेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हुए दावे होंगे, उनमें उनकी लिमिट कोई नहीं होगी और वो सब ख्वाबों की बातें होंगी। तो जो सिंध में और पीपल्स पार्टी कर रही है, जो पंजाब में मुस्लिम लीग कर रही है, वो मेरा ख्याल ये है कि एक दूसरे को मगरूब करने के लिए, एक दूसरे को ये कायल करने के लिए, और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कोई पेट फाड़ने और सर फाड़ने वाली बातें शुरू होंगी। अब मुझे लगता यूं है कि कुछ कमिटमेंट है अंदरूनी खाना। अच्छा। क्योंकि इरफान सदीकी साहब का अगर आप लेटेस्ट बयान पर सुन लें, ख्वाजा आसिफ का 1-2 हफ्ते पहले का बयान देख लें, 1-2 हफ्ते पहले का बयान इसहाक डार साहब का देख लें, तो सब इत्तेहादी और मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं। इरफान सदीकी साहब ने तो बहुत क्लियर कह दिया है कि हम 2 बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में और हम दोनों एक दूसरे के रिवायती हरीफ हैं। सही। तो इंतखाबात तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबात के बाद इत्तेहाद हो सकता है। अच्छा। हुकूमत साजी के लिए। सही। तो एक बात तो से साबित ये होती है बिटवीन लाइन कि 2/3 मेजॉरिटी या कतई अक्सरियत का किसी को यकीन नहीं है।
अच्छा। बयानात के तक जो आप कह रही हैं ना, जी जी वो तो बिल्कुल सही है, सही। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो सस्पेंड किए गए हैं उसके तहत किसी को यकीन नहीं है कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी। फिर केपी में अगर आप जाके देखें तो वहाँ मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है। राइट। वहाँ के यूआई, पीटीआई, परवेज खटक और मुस्लिम लीग, ये लोग हैं। तो क्या मुस्लिम लीग वाले यूआई के खिलाफ इंतखाब में हिस्सा लेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। बलूचिस्तान में एक नया शक्ल बन रही है, नई सौबंदी हो रही है। कराची में आए थे बलूचिस्तान वाले, बिलावल हाउस में नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बलूचिस्तान, तो वहाँ नई सौबंदी है और वो शक्लें हमेशा आपको नई नजर आएंगी। शक्लें पुरानी होती हैं, पार्टी नई होती हैं। अच्छा, तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि अंदरूने खाना एक आपको लगता है जैसे अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन इसे कह लें कि वो 2/3 अक्सरियत तो हासिल नहीं हो सकेगी, लिहाजा कुछ बात की शक्ल मखलूत हुकूमत की ही नज़र आ रही है इन जमातों को, तभी शायद ये एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मंसूर, आप इसको इस तरह से देखते हैं या आप समझते हैं कि एक तो ये बात पहले ही तय थी कि मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, आपके सबके शेयर्स बांट दिए गए हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि तहरीके इंसाफ कि जो भी शक्ल इस वक्त मौजूद है वो रहे, लेकिन उसका वोट बैंक इतना ज़्यादा है कि उसको अब बीट करना ज़रा मुश्किल नज़र आता है इन जमातों का, लिहाजा वो इत्तेहाद ही में जाना पसंद करेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम सिर्फ कराची की बात करें और एमक्यूएम रिलेटेड बात करें तो मेरी इत्तला के मुताबिक 2022 के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और एमक्यूएम और दीगर जमातें जो पीडीएम की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, उनके दरमियान जो मुआहदा था उसके अंदर एक्चुअली एमक्यूएम ने एक डिमांड की थी उस वक्त, और वो ये कहा था कि जी इस मुआहदे की गारंटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब दें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं करते, अगर तो शहबाज शरीफ साहब इसके गारंटर बनते हैं तो फिर हम इस मुआहदे के लिए तैयार हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त अपना किरदार अदा किया था, तो वहीं से ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी करीब हो रहे हैं, और उस वक्त इलेक्शंस के अंदर तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली रह गया था, तो वी कुड सी कि आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन ज़रूर होगी। और जाहिर बात है दोनों के जो टर्फ्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्लैश नहीं करते। एमक्यूएम की टर्फ के अंदर मुस्लिम लीग नून इतना नहीं आती, सिवाय एक आधे या 2 हलकों के, और कहीं पे क्लैश नहीं बनता। और पंजाब के अंदर आप जानती हैं कि एमक्यूएम कोई क्लैश नहीं देती मुस्लिम लीग नून को, सो एक नेचुरल अलाय के तौर पे ये बात सामने ज़रूर आती थी। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के अंदर मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ सूबाई सतह के अंदर कम से कम, वहाँ पे मुझे मुस्लिम लीग नवाज, IPP, PMLQ एंड प्लस इंडिपेंडेंस, ये 4 मुझे लोग जो हैं वो पार्टनर्स मुझे कल को नजर आते हैं। बिफोर इलेक्शंस आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जरूर होगी, लेकिन मेरे पास जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं वो ये हैं कि ये 4 पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके अगली हुकूमत बनाएंगे। PMLQ आप नून लीग में जम होगी या नहीं होगी, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि 3 प्लेयर्स के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून क्लियर है, चौधरी शुजात के 2 बेटे और तारिक बशीर चीमा, इनके हवाले से तो क्लियर है, लेकिन चौधरी सरवर के हवाले से नून लीग को थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि चौधरी सरवर माजी में भी नून लीग में रह चुके हैं, तो वो एक स्टिकिंग पॉइंट है दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। लेकिन कोलिशन की जहां तक बात है, मेरी इतलात के मुताबिक आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही इन तमाम जमातों से गैर रस्मी राब्ते शुरू हो चुके थे, और इनके साथ मियाँ साहब ने लंदन से आने से पहले ही ये टास्क दे दिया था कि जी इन लोगों के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि हमने इनको सबको इकट्ठे लेके ही आगे चलना है। अब मेरे पास ये खबर भी है कि इवन एमक्यूएम और JUIFA का सिंध के हवाले से और खासतौर पे इंटीरियर सिंध के हवाले से भी इस वक्त बैकडोर राब्ते आपस में चल रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन वहां पे भी आपस में बन सकता है। अच्छा, लेकिन मंसूर इतनी कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? क्या वाकई वो रियासत को बजाते बचाते पॉलिटिकल कैपिटल इतना लूज कर दिया है नून लीग ने, या तहरीके इंसाफ का इस वक्त बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया, स्पेशली जब से उनके चेयरमैन जो हैं वो जेल चले गए और फिर जो कुछ भी पार्टी के साथ हुआ? There's no doubt about that कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए आपको एक बड़ी ब्रॉड बेस किस्म की कोलिशन चाहिए होगी। अब जाहिर बात है दिस ऑल डिपेंड्स के विच साइड ऑफ द टेबल यू आर सिटिंग एट। अगर तो आप नून लीग की टेबल की तरफ बैठेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि जनाब कौमी धारे में ला रहे हैं,
सबके साथ हाथ में हाथ पकड़ के जरूरी है कि सबको जो है वो इकट्ठे लेके चलना चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स हाउ डू यू वांट टू लुक एट इट, हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल। लेकिन दूसरी तरफ ये जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले नासिर बेग साहब फरमा रहे थे कि ये कमजोरी की निशानी भी होती है कि आपको दीगर पार्टनर्स की जरूरत पड़ी है, आप खाली शेयर के निशान पे ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यही सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, इलेक्शन के बाद उनको एक आपस में कोलिशन बनानी पड़ी थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और नून लीग ने माजी में भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली दफा हो रहा है। अगर आपको याद हो 1990 का इलेक्शन या 88 का इलेक्शन, IGI किस तरह बनी थी, 9 सितारे किस तरह बने थे, और आगे चल के उसके बाद 2013 2018 तो कोलिशंस तो माजी में भी होती रही हैं, बट कितनी प्रोडक्टिव साबित होती हैं ऑब्वियसली विल हैव टू वेट फॉर द इलेक्शन। एग्जैक्टली। और दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त उन जमातों के हवाले से जरूर है जो क्लेम करती आई हैं कि पंजाब में वो बड़े आराम से जो है वो सादा अक्सरियत भी हासिल कर सकती हैं NBC। लेकिन देखें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तहरीक इंसाफ है। आप एक जमात जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी कह चुकी है कि उनका निशान बैलेट पेपर पे मौजूद होगा, फिर उस जमात की शिकायतें मौजूद हैं, और जैसे जैसे अब इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, यानी ऐलान के बाद वो पकड़ धकड़ के अंदर इजाफा नजर आ रहा है। यानी वो किसी XYZ जिनको हम नहीं भी जानते थे उनको भी अगर अब नोटिफाई करते हैं कि जी वो फलाने डिस्ट्रिक्ट के अब ओहदेदार होंगे, तो पता चलता है जी उनके भाई को उठा लिया गया या उनको खुद को उठा लिया गया। तो ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन की शफाफियत एंड सबसे ज्यादा नून लीग के ऊपर ये जिम्मेदारी जरूर डाली जाएगी कि आप खामोश तमाशाई बने देखते रहे, क्योंकि हवा ये बताती है कि शायद अब वही हुकूमत बनाने को है। देखिए बात सुनिए नादिया की, जो आप बातें कर रही हैं ना, ये पाकिस्तानी सियासत का सकाफत है, कल्चर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये उसका हिस्सा है। ये हर दौर में हुआ है। अब मुझे बताएं किस दौर में नहीं हुआ? ये भुट्टो के साथ नहीं हुआ, बेनज़ीर के साथ नहीं हुआ, नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, फिर इमरान खान के साथ अब हो रहा है जो हो रहा है। इमरान खान ने किसके साथ क्या नहीं किया आपको पता है। लोग जेलें तो हमारी भरी भी होती हैं सियासी कैदियों से। हम बड़े, सिवाय जरदारी साहब के ज़माने में इत्तफाक से, क्योंकि चीफ जस्टिस ब्लैकमेल कर रहा था उनको, उन्होंने कोई सियासी इक़दाम नहीं किया था इस तरह का। वो अपना खामोशी से कोने में बैठे रहे थे, उनको 5 साल पूरे करने थे। तो ये सूरत हाल है। इस बार जो हो रहा है ना, वो तमाम तर मलबा गिरेगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर। कराची में भी जो हो रहा है, कराची में भी कन्वेंशन की परमिशन नहीं मिली। वो कह रहे हैं कि सबने 100 मरतबा दरख्वास्त दी है कन्वेंशन की। भाई कन्वेंशन में तो वो लोग आ रहे हैं ना जो 9 मई में शामिल नहीं थे, वो लोग होंगे, उनको आने दे, कन्वेंशन करने दे। पार्टी, सब पार्टियाँ कर रही हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, सिंध के अंदर धमाके कर रहे हैं। अब वो खबरें नहीं आ रही, वो अलग बात है, वो अपने काम में लगे हुए। नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम कर रही हैं, फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, अचकजई साहब चमन में बैठे हुए हजारों लोग लेकर, उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो और ये जो 100 आदमी जमा होते हैं उन पर आप धावा बोल रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक सिलसिला है। बार बार वही कहता हूँ कि बाज़ औक़ात कहने को दिल नहीं चाहता कि यार ऐसे दीवार इस तरह खड़ी करो कि उसमें एक रोशनदान बाकी रहे, एक दरवाज़ा बाकी रहे, ताकि आने जाने में, हाथ मिलाने में तो आसानी हो। जब दोबारा कभी कोशिश करें आप, वो नहीं हो रहा हमारे यहाँ, और दोबारा हम वही कर रहे हैं। PTI को आप खारिज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन इस वक्त जो बात आपने कन्वेंशन की मुझे नहीं पता आप अग्री करेंगे कि नहीं, MQM लंदन का जो हुआ था कि जहां वो जमा हुए और उसके बाद क्या होता था, एग्जैक्टली वही हाल मुझे PTI का नजर आ रहा है इस वक्त। नहीं, मेरा ख्याल है MQM लंदन का तो ये था कि कराची में लिमिटेड था वो सूरत हाल। ये पंजाब की बात हो रही है। सही। पंजाब तो बहुत बड़ा है, वहाँ किस तरह काबू करेंगे आप? वहाँ किस तरह करेंगे? देखिए बात, अगर कोई आदमी चुप होकर बैठ जाता है, ओवर 19 हो गया है, वो उसका वोट बन गया है, तो वो हो सकता है नेगेटिव वोटिंग कर दे। अगर आपने उम्मीदवार आने नहीं दिए, अगर आपने इंतखाबी पर्चे मंजूर नहीं किए, तो स्टूडेंट लाइफ में हम नेगेटिव वोटिंग क्या करते थे, वो हो सकती है, और उससे किसी भी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो आज़ाद उम्मीदवार की बात हो रही है कि बड़ी तादाद में आए आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक किसी निशान से हो ही नहीं, उनके अपने अपने निशान हो, कोई गाजर, कोई मूली, इस तरह के लोग आ जाएं और बाद में कोई फैसला हो जाए, बाद में कोई नया रंग
सामने आ जाए। ये खतरात होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इस तरह की पॉलिटिक्स में, सही, इस तरह की पॉलिटिक्स में आप ये हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं नासिर बेग चुगताई साहब और मंसूर अली खान, दोनों सीनियर तज्ज़िया निगारों से बात हो रही है इस सियासी मंजरनामे के हवाले से। मंसूर, आपके पास बड़ी खबरें हैं इस हवाले से, आप पहले ही बता देते हैं किसका इंटरव्यू आने को है, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को है, कि अभी मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक्सपेक्ट की जाएंगी और मजीद इंटरव्यूज आने को है, और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये इंटरव्यू करवाते हैं वो ये समझते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होता है, और मखसूस एंकर्स को चूज़ करके उसके बाद वहाँ पे वो मेहमान पहुँच भी जाते हैं। और आपने जो सवाल किया कि क्या होंगे अभी मज़ीद, जी हाँ, मज़ीद इंटरव्यूज़ होंगे। एक आधे साहब का नाम तो मुझे पता भी है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरे पास तो नहीं आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद किसी और के पास ही जाएगा। लेकिन होना है, अनकरीब एक और इंटरव्यू जो है वो तैयार है, और आने वाले मुझे नहीं पता दिनों में या हफ्तों के अंदर अंदर वो आप इंटरव्यू, और वो भी एक बड़ा इंटरव्यू होगा। तो इसलिए ये सिलसिला तो जारी है। क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, अगेन जारी बात है, एक शॉक तो डेफिनेटली लगता है। जिस तरह आपने अभी बुशरा बीबी के हवाले से, या वो जो फराह खान या फराह गोगी साहिबा हैं उनके हवाले से जो डिटेल्स पिछले 48 से 72 घंटे में हमारे पास आना शुरू हो गई हैं मीडिया के अंदर, तो डेफिनेटली उससे शॉक तो लगता है। वो ये अगर चले, मैं ये कहूँगा कि जो कट्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर है वो तो शायद टस से मस ना हो, बट देयर आर ऑलवेज, मतलब वोटिंग पैटर्न जो होते हैं वो फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे टू वाइट, ये चलता है सिलसिला। सो समबडी हु इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर, जिसने अभी तक फैसला नहीं किया, डेफिनेटली उसके माइंड मेकअप करने के ऊपर तो फर्क पड़ता है। एंड यू नो, इलेक्शन डे वाले दिन जो है एवरी वोट मैटर्स, कि आप किसको किस तरफ जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक बात अंदर की जरूर बता सकता हूं कि ये जो बात हो रही है कि जी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर आप उनको नहीं खुल के खेलने देंगे, व्हाई इज दैट? यू हैव टू गो टू द व्हाई, कि आखिर रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सख्ती क्यों हो रही है। उसमें दूसरी साइड के जहन पे बेसिकली ये बात है, वो ये है कि जी रूल्स ऑफ द गेम के अगेंस्ट खान साहब जो है वो खेलते रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पहले नासिर साहब मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि ये जो कहा जाता है कि छोटी सी विंडो खोल के रखनी चाहिए, दुआ सलाम, ताकि हो सके कल को आप बैठ सकें। खान साहब ने कौन सी खिड़की खोल के रखी थी? खान साहब ने कब ये मौका दिया? खान साहब ने कब बैठ के निगोशिएट करना चाहा? अहम तरीन मामलात के ऊपर जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो देयर हैव बीन टाइम्स जब आर्मी चीफ बैठ के निगोशिएट कर रहे थे या बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो खान साहब ने उस कमरे में बैठने से इनकार कर दिया था, नहीं आए थे उसके अंदर। उसमें पूरी ऑपोजिशन बैठी हुई थी, सारे शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, ऑल द लीडर्स वर सिटिंग ओवर देयर। खान साहब ने कहा मैं इनके साथ कमरे में आके नहीं बैठूंगा, मैं साथ वाले कमरे में बैठा हूं, मैं इधर नहीं आऊंगा। तो खान साहब ने भी रूल्स के अगेंस्ट बहुत खेला है और हमेशा इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसी की है व्हिच बिकम्स अनएक्सेप्टेबल। तो अब जाहिर बात है ही हैज टू फेस द सेम म्यूजिक। तो अब आई होप, कहते यही हैं कि जब बंदा जेल जाता है, सियासतदान जेल जाता है, तो उसमें बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। आई विल वेट फॉर दैट डे जब खान साहब बाहर आएंगे, तो मैं देखना चाहूंगा उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी आती है, या और ज्यादा जहर आ जाता है, और ज्यादा नफरत आ जाती है सिस्टम के अगेंस्ट। लेट्स सी। अच्छा, तो मैं जी आखिर में सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी नासिर साहब, जो मंसूर कह रहे हैं ना कि कौन सी खिड़की खोल रखी थी, तो आज नून लीग कौन सी खिड़की खोल रही है तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से, खुसूसन जिन बेचारियों को अगर बेल भी मिले, तो भाई आपको बेल मिली, अदालत से मिली, आप दोबारा दूसरे उसमें गिरफ्तार कर देते हैं, तो ये भी तो सवाल होंगे फिर मुस्तकबिल में जब ये लाड लेना रहे। तो देखिए, बात ये है कि खिड़की बंद ही, पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, वो दरवाज़ा बंद किया खान साहब ने, फिर खिड़की बंद की खान साहब ने, फिर दीवार पे एक और दीवार चढ़ा दी खान साहब ने। मईशत पर, सियासत पर, इखलाक पर, ज़ाब्ता इखलाक पर, SOPs पर, सब पर उन्होंने बहुत ही बड़ी काई और बड़ा ख़तरनाक जाल डाल दिए। ये हम बात करते रहे 2-3 साल तक, मुस्तकिल बात करते रहे। आज भी हमें यही कहना पड़ेगा, आज भी हम यही कहेंगे कि सियासत में एक दरवाज़ा खुला रखो, यही पॉलिटिक्स है। अदरवाइज ठीक है, रिजिड बन जाएं आप आमलियत शुरू कर दें, जिस तरह खान साहब ने की थी आमलियत, कि फ़लाँ को पकड़ के बंद कर दो। कभी न्यूयॉर्क में ऐलान कर रहे हैं, कभी कहीं ऐलान कर रहे हैं कि खाकान अब्बासी को बड़ा शौक़ है गिरफ्तारी का, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। तो ये तो एटीट्यूड था, और मुझे नहीं लगता कोई मैच्योर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कोई। लेकिन
जो प्रिंसिपल है हमारे, जिस पे हमने लड़ाई लड़ी है ज़िया-उल-हक से आज तक, वो हम नहीं छोड़ सकते, वो हम कभी नहीं छोड़ सकते। वो यही है कि पॉलिटिक्स को सुथरा होना चाहिए, पॉलिटिक्स गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पास अक्सरियत नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास, जेयूआई के पास, तो दूसरी पार्टी से मिलकर ताल्लुकात कायम करके आप अपनी अक्सरियत बना लें। आप ये एक तरीका बेहतरीन है। तरीका ये नहीं है कि पेट फाड़ दूंगा, तरीका ये नहीं है कि सड़कों पे घसीटूंगा। यानी जो पोलराइजेशन हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जो ज़बानें इस्तेमाल हुई वो यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से बात कर लें। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स होती है, भूटान में पॉलिटिक्स होती है, नेपाल में होती है। नेपाल में तो अब पूरा चाइना आ गए ग्रुप पूरा, वहां कोई किसी को गाली नहीं दे रहा। सही, हिंदुस्तान को निकाला जा रहा है। बिल्कुल सही। तो लास्टली मैं मंसूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि शायद सिर्फ मुझे लग रहा हो, आपको ना लग रहा हो, बट कमेंट ऑन दिस। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद ठीक है मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिब और नवाज शरीफ साहब उस तरह से अब बात करते नजर नहीं आ रहे जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि 4 साल बाद नून लीग का एक ताहयात सदर आए हैं, शायद बार बार वो प्रेस से भी बात किया करेंगे या कुछ बहुत जरा रोज के कोई ना कोई बयान आएगा। बड़ी खामोशी लगती है। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में वो हमारे जो मीडिया वाले हैं ना, उनकी आदतें खराब हो गई हैं। बेसिकली हम भूल गए हैं इस बात को। खान साहब ने ये आदतें खराब कर दी हैं। खान साहब यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द मीडिया लॉट, लेकिन नासिर बेग चुताई साहब जो हैं वो, इनका इतना एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ साहब हैज नेवर बीन मीडिया कॉन्फिडेंट। अगर आप उनका माजी उठा के देखें, अगर आप उनके नंबर ऑफ इंटरव्यूज उठा के देख लें जो उन्होंने आज तक दिए हैं, इतने इंटरव्यू तो खान साहब 2 हफ्ते में देते थे जितने मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने पिछले 10 साल में दिए हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, आप उठा के देख लीजिए, मजाल है। और अगर वो इंटरेक्शन होगा भी तो वो माजरत के साथ ऐसा टूथलेस किस्म का इंटरेक्शन होगा मीडिया के साथ, जिसमें सवाल या तो बता दिए गए होंगे कि ये सवाल किए जाते थे मंसूर। जी, मैं वही कह रहा हूं कि या तो सवाल बता दिए जाते थे, और अगर बगैर सवाल बताए तो आप सोचे भी ना कि आप मियां साहब के 50 मीटर के इर्द-गिर्द भी कहीं पे आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही होगा। और आप सिर्फ ये नहीं बल्कि आप दीगर भी उठा के देख लीजिए। मैं तो समझता हूं उनके भाई जो हैं उनसे बहुत बेहतर मीडिया इंटरेक्शन करते रहे। इवन वो भी बड़ी फ्लॉड है मेरे ख्याल में। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान में सबसे बोरिंग अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। उनके पास पूरी सलाहियत है कि वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुला सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप 15-20 मिनट से ज्यादा आप लगा दें तो आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप उनकी बात को गौर से सुन लें। तो बाकी मरियम नवाज साहिबा ऑब्वियसली क्योंकि वालिद साहब अब आ चुके हैं तो वो जाहिर बात है शी इज टेकन अ बैक सीट नाउ। लेकिन आइंदा इलेक्शंस के अंदर आपको मरियम नवाज जो है वो काफी एक एक्टिव रोल में नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, नाज़िर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे डॉक्टर मलिया लोधी से बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई उसके एलामिया के मुताबिक, और वो कौन से नुकात थे जिन पर मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका या इत्तेफाक ना हो सका। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। गजा में जारी इजरायली जारियत जिसके खिलाफ सभी बात कर रहे हैं, सिर्फ वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग उनके हक में बात करते हैं वो यकीनन ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रोल अदा होना चाहिए। कभी सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबे किए जाते हैं, कभी OIC और अरब लीग की तरफ देखा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि OIC का जो इजलास हुआ उसमें एक मुतालबा जो मुश्तरका मुतालबे में कहा गया कि सहूनी रियासत को हथियारों की फ़रोख्त फ़ौरन रोकी जाए और इजराइल का हक़ दिफा के दावे और गजा को मगरबी किनारे से अलग करने की किसी भी हल को मुस्तरद करने की जो है वो एलानिया जारी हुआ। अलबत्ता बहुत सी ऐसे बातें वहाँ पर कही गई जो कि करारदाद में सब चाहते थे कि इस पर इत्तेफाक हो, लेकिन चंद ममालिक ने उस पर इत्तेफाक ना किया। उनमें से अगर जिन एस्पेक्ट्स का मैं जिक्र करूँ उसमें यह कहा गया था कि तेल की सप्लाई जो है वो इन ममालिक को इजराइल और उसके जो इत्तेहादी हैं या जो उसको सपोर्ट फराहम करते हैं उनको फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए। तमाम तर सफारी ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता कर देने चाहिए, मुआशी ताल्लुकात मुनक़ता कर देने चाहिए। लेकिन नेचुरली इसके ऊपर कुछ हो ना सका। अब जो कुछ भी सामने मुतालबात आए हैं इनकी क्या हैसियत है और क्या अरब लीग और OIC इससे बढ़कर अपना किरदार अदा नहीं कर सकते थे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, साबिक सफ़ीर, फॉर्मर पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा पहले तो कल के इजलास के हवाले से बड़ी अंदरूनी कहानियाँ भी सामने आई कि इसमें इख्तलाफ हुआ इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक का, और जो बातें करनी चाहिए थी या जिसके ऊपर मुत्तफ़िक होना चाहते थे
वो ना हो सके। अगर इत्तेफाक हो जाता इन तमाम एस्पेक्ट्स पर, तो क्या एक सॉलिड प्रेशर इजराइल और उसके एलाइज के ऊपर या जो ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं उस पर एग्जर्ट होता? ये अफसोसनाक बात है कि अरब लीग के अंदर जो डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं और लैक ऑफ कंसेंसस हुआ है, उसकी वजह से ये जो समिट था, जो कि जॉइंट समिट फिर हुआ अरब लीग और ओआईसी का, उससे कोई एक्शनेबल मेजर नहीं निकला, कोई ऐसा कदम नहीं निकला जिसको कह सकते हैं कि इससे सफारती दबाव बहुत बढ़ जाएगा अमेरिका पे। इसलिए कि दबाव तो डालना है ना अमेरिका पे। एक ही मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है और वो है अमेरिका। अमेरिका आज भी मुखालफत कर रहा है जंग बंदी का, सीज फायर के वो खिलाफ है। तो अफसोसनाक बात यह है कि अगर 57 मेंबर मुस्लिम ब्लॉक जो है, अगर वहां से एक यूनिफाइड अप्रोच, ठीक है वहां तक तो थी यूनिफाइड अप्रोच कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, कॉन्डेमनेशंस की, डिनाउंसिएशंस की, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी, स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट्स थी। लेकिन देखें मुस्लिम उम्मा के जो लोग हैं उनकी तो तवक्को ये थी ना कि उनकी हुकूमतें जो हैं वो कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे फर्क पड़े, जो कि गेम चेंजर हुआ, मगर गेम चेंजर नहीं आया। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम उम्मा जो है वो देख रही होती है इन्हीं ममालिक की तरफ और वो डिमांड करते हैं कि आप कर सकते हैं। वजह क्या है? ठीक है, अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, वी डू अंडरस्टैंड, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़रूर हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जहां आपके सामने कत्लो गारत हो, बच्चों को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा हो, यानी आज क्या इसको गलत ना होगा कहना कि ये दिस इज़ करबला ऑफ आवर टाइम्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, और सब खामोश हैं इस पर? जी, जब जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं। जो सूरत हाल है ग्राउंड पे वो बहुत ही यानी कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हर 10 मिनट बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो शहीद होता है। हस्पतालों पे अटैक्स किया है और करते जा रहे हैं इजराइल की जो फौज है। यहाँ तक कि जो मेन हस्पताल है गाजा में वो भी अब कहते हैं कि बंद होने को आ रहा है, उसका कार्डियक यूनिट जो है वो तबाह हो चुका है। तो ऐसे वक्त पे तो जाहिर है एक्सपेक्टेशन तो है ना फिर लोगों की, और सिर्फ मुसलमान दुनिया में लोगों की नहीं है एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया में आप देख रही हैं। इसलिए कि आप सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन के जो इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, उससे तो यही सामने बात आ रही है ना कि ग्लोबल ओपिनियन जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ है। लेकिन जो हुकूमतें हैं मगरबी अलग और जो मुसलमान दुनिया की जो हैं, पर्टिकुलरली जो अरब स्टेट्स हैं, उनकी तरफ से वो रद्द अमल नहीं आया जो कि आना चाहिए था। इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जंग बंदी की है। जब तक जंग बंद नहीं होगी, जाहिर है ये किलिंग्स कंटिन्यू करेंगी, शहादतें कंटिन्यू करेंगी। और इजराइल अपनी फौज देखे ना, वो तो गाजा शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने सराउंड कर दिया है अस्पतालों को भी, और जो अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं अस्पताल से उनको भी स्नाइपर फायर से शहीद किया जा रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम गवर्नमेंट्स, इस्लामिक वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो एक टफ पोजीशन नहीं लेती, और पोजीशन लेना सिर्फ अल्फाजी कार्रवाई नहीं है, वो मेजर्स हैं, वो एक्शंस हैं। लेकिन हमने देखा है कि अभी तक वो एक्शन सामने नहीं आए। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये हो सकता है कि जी वो कुछ ममालिक हैं जो अमेरिका से ताल्लुकात अपने नहीं बिगाड़ना चाहते, कुछ ममालिक हैं जिनको हमास से मसला है, यानी कि अरब कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी वजह से फिर एक जो यूनिफाइड अप्रोच आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सही। एक तनकीद जो कल के इजलास के हवाले से आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, वो पाकिस्तान की हद तक डोमेस्टिकली उस पर बात मैं इसलिए समझती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें कि हमारे वज़ीर आज़म को वो जगह नहीं दी गई, पाकिस्तान को बोलने का मौका भी जो है वो बड़े लास्ट की तरफ 22 के बाद दिया गया। अब क्या ये तनकीद की बात बनती है या दिस इज़ होता है ऐसा? मतलब ज़ाहिर है आपने ख़ुद बताया कि 57 ममालिक जहाँ मौजूद हों तो पाकिस्तान की चलें बारी देर से ही आए। देखें, पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है ओआईसी का, वो 57 कंट्रीज में से बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसकी। तो जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म को उन्होंने सेकंड रो में खड़ा किया, बिल्कुल ही ऑब्सक्योर सी जगह पे, वो मुनासिब नहीं था। लेकिन उसमें हमारे मुल्क या हमारे मुल्क के जो ऑफिशियल्स हैं उनका तो कसूर नहीं है।
लेकिन ये ज़रूर है कि हमें OIC सेक्रेटेरिएट को कहना चाहिए और सऊदी हुकूमत को भी कहना चाहिए कि जी आपने जिस तरह से हमारे मुल्क में इसको परसीव किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात कि उनको बात करने की देर से दी गई, मेरा ख्याल है ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, बिकॉज वो उसके एक रोस्टर बनता है और एक ख़ास प्रेसिडेंस होता है जिसके मुताबिक लोगों को इनवाइट किया जाता है टू स्पीक। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए ऑन द सब्सटेंस ऑफ द इशू, और ये हमारे बारे में नहीं है, ये फ़लस्तीनी अवाम के बारे में है इशू। हमारा फोकस, हमारी निगाहें वहीं होनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो शायद पाकिस्तान की लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप, एक ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करती और उसको उसके रोल को बल्कि और भी मुल्क शायद पसंद करते और उसको इनकरेज करते। राइट डॉक्टर साहब, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज सिक्योरिटी के मामलात पर भी आपकी गहरी नज़र है एंड यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में नज़र आ रहा है और जंग बंदी होकर नहीं दे रही, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, आप नहीं समझती कि 9/11 के बाद जिस तरह से अमेरिका को टेररिज्म ख़त्म करने के लिए कौन कौन से ममालिक का रुख करना पड़ा, ये वो कुछ हमें देख रहा है कि जिससे हार्ड एटीट्यूड्स के अंदर इजाफा होगा और दुनिया भर में होगा, विच मे बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द वेस्ट एंड अमेरिका। देखिए, अभी जो मगरबी तज्जिया निगार हैं वो भी कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है उससे एक तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही मशरिक़ वस्ता छोड़ें, मैं तो समझती हूँ पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है। पब्लिक्स में, यानी कि अवाम की निगाह में वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, इजराइल और अमेरिका। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो सूरत हाल ग्राउंड पे है उससे एक रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है कि इससे तो लोग फिर रेडिकलाइज होते हैं ना। जब इतनी ज़्यादा वो इनजस्टिस देखते हैं, ना इंसाफी देखते हैं और एक जेनोसाइड देखते हैं, एथनिक क्लेंजिंग देखते हैं, और वो भी मुसलमानों की, तो जाहिर है फिर मुसलमान जो हैं दिल और दिमाग पे देखें ना आप क्या असर पड़ता है, इससे फिर रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। यहाँ पर आप सबसे इजाज़त लेते हुए इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।